तो बच्चों, आज महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है 2 अक्टूबर, और आज ही हमारा इतिहास का टॉपिक भी है। गांधी युग में महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में पढ़ना है। तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आज ही के दिन आपको उनके बारे में पढ़ने का मौका मिला। तो महात्मा गांधी के आज जो हम बात करेंगे वो हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़े एक व्यक्तित्व थे जिनका स्वतंत्रता संग्राम में, भारत को स्वतंत्र कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो जिन्होंने इतने वर्षों तक भारत को स्वतंत्र कराने में अपने सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर स्वतंत्र दिलाने में जिन्होंने योगदान दिया, उनके बारे में हम 1 से 2 घंटे में क्या पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से उन सभी बातों की चर्चा करनी है जो महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो महात्मा गांधी के सबसे पहले बात करते हैं परिवार से कि उनका परिवार कैसा था। तो अगर हम बात करें उनके परिवार में, तो उनके दादाजी का नाम उत्तम चंद गांधी था, जो पोरबंदर और वांकानेर और राजकोट के राज्य में दीवान थे। उत्तम चंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के राज्य में क्या थे? दीवान के पद पर काम करते थे। और उनके पिताजी करमचंद गांधी भी उसी पद पर कार्यरत थे। तो महात्मा गांधी की मम्मी यानी माँ कौन है? पुतलीबाई। और उनके पिताजी का एक नाम और आता है एग्जाम के लिए, काबा गांधी, कि काबा गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी के पिताजी ने 4 शादियां की थी, और 4 शादियां कितनी? और चौथी पुतलीबाई थी। और उन्हीं के कोख से जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, उनका नाम था मोहनदास। उनका नाम क्या था? मोहनदास। लेकिन करमचंद गांधी लगाते थे अपने पिताजी को टाइटल ले, क्योंकि गुजरात के अंदर टाइटल लगाने का एक प्रचलन है कि अपने पिताजी का जो टाइटल है वो बेटा लगाता है। तो जो करमचंद गांधी है वो उनके पिताजी का नाम था। तो उनका एक्चुअल नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनको राष्ट्रपिता, महात्मा, ये सब आंदोलन के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, इन लोगों ने कहे। इनकी चर्चा भी आगे करेंगे, किसने कौन से शब्द कहे। तो उनका जो एक्चुअल नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। तो बात करते हैं कि उनका जन्म पोरबंदर में ही हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जब उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो वो राजकोट चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरुआत करके फिर आगे बढ़ते हैं, और वहाँ से वो लंदन चले जाते हैं, अफ्रीका चले जाते हैं। तो यहाँ तक हम देखते हैं, और आगे क्या होता है उनकी बात करते हैं। तो पहले लिखो कि महात्मा गांधी के दादाजी का नाम क्या था? उत्तम चंद गांधी। उत्तमचंद गांधी जो पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट के राजा के दीवान थे। उत्तमचंद गांधी, ये लिख लेना, ये सब सवाल आते हैं। वांकानेर, राजकोट और पोरबंदर, यहाँ के क्या थे? दीवान थे। और इनका पुत्र उत्तमचंद गांधी का पुत्र करमचंद गांधी
भी सेम जगह पर सेम पोस्ट पर थे, यानी पोरबंदर, बंकानेर और राजकोट के दीवान हुआ करते थे। कौन? करमचंद गांधी। यानी उत्तम चंद गांधी के पुत्र भी उसी जगह पर कार्यरत थे और 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1885 में करमचंद गांधी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और करमचंद गांधी को काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काबा गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो करमचंद गांधी को। उत्तम चंद गांधी कौन थे? दादाजी। और करमचंद गांधी कौन थे? महात्मा गांधी के पिताश्री थे, यानी उनको ही काबा गांधी के नाम से जाना जाता था। इनकी 4 पत्नियां थी। काबा गांधी के 4 पत्नियां थी, जिसमें चौथी पत्नी थी पुतलीबाई। इनकी चौथी पत्नी थी पुतलीबाई, जिनसे एक महान व्यक्तित्व, जिनकी कोख से एक महान व्यक्तित्व जन्म लेते हैं, जिनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ध्यान दो बच्चों, उनका वास्तविक नाम जो था वो मोहनदास था, लेकिन करमचंद गांधी गुजरात में जो टाइटल है, सरनेम, वो लगाने की प्रचलन है, प्रथा है, तो इसलिए वो लगाते थे मोहनदास करमचंद गांधी। अभी तक उनका नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहने वाले जो लोग थे, ये लिख लेना यहीं पर, बाद आगे पढ़ लेंगे। उनको महात्मा प्लस राष्ट्रपिता यानी राष्ट्रपिता की उपाधि भी मिली थी। उनको महात्मा और राष्ट्रपिता की उपाधि भी मिली हुई थी। और राष्ट्रपिता कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा जो कहे थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु। अभी पढ़ेंगे उन चीज़ों के बारे में तो देखेंगे। तो उनकी करमचंद गांधी जो काबा गांधी के नाम से जाने जाते थे, उनकी 4 पत्नियां थी। उनमें चौथी पत्नी का नाम था पुतलीबाई, और उन्हीं के कोख से एक महान व्यक्तित्व का जन्म होता है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। तो उनका जन्मदिन आता है 2 अक्टूबर 1869। और ये जन्मदिन इसीलिए 2 अक्टूबर को एक राष्ट्रीय जो नेशनल हॉलीडे है वो होता है। जैसे आज 2 अक्टूबर है और इसी के दिन आज हम इनके बारे में पढ़ने का भी मौका मिला है इतिहास में। तो 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है और 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। कहाँ? पोरबंदर में। कहाँ पे? तो हमने देखा कि उनके पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी, जो काबा गांधी के नाम से जाने जाते थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई, उनके दादा का नाम उत्तम चंद गांधी, और उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ होता है? पोरबंदर में होता है। उनकी प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा भी कहाँ होता है? पोरबंदर में ही होता है। प्राथमिक शिक्षा भी पोरबंदर में होता है। अब बचपन में ही उनकी सगाई कर दी जाती है। यानी जब वो बहुत छोटे थे, यानी कह लो तो 7 से 6-7 साल के थे, तो उनकी सगाई कर दी जाती है कस्तूरबा गांधी के नाम के साथ। तो लिखो, हाँ लिखो, प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई इनकी? पोरबंदर में हुआ। देखो, हमें जो महात्मा गांधी के बारे में अभी जो जीवन की चर्चा करनी है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से करनी है।
हमें यहाँ पर जो डिस्कशन करना है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से करना है, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो उनकी कम उम्र में ही सगाई कर दी जाती है कस्तूरबा गांधी से। सगाई होने के कुछ साल बाद उनकी शादी भी कर दी जाती है। तो देखो, लिखो एक बात और, कस्तूरबा गांधी इनसे बड़ी थी। कस्तूरबा गांधी इनसे बड़ी थी। चलो लिखो, तो इनकी शादी, इनकी जो सगाई है, इनकी सगाई हो जाती है 1876 में। इनकी सगाई कब हो जाती है? 1876 में। कब? 1876 में किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। कस्तूरबा गांधी जो क्या थे? एक व्यापारी के पुत्र थे और इनका जन्म हुआ है अप्रैल 1869 में। डेट याद नहीं है। अप्रैल 1869 में कस्तूरबा गांधी का जन्म होता है। यानी देखो, ये अक्टूबर में है और ये अप्रैल, यानी ये बड़ी है, कस्तूरबा गांधी बड़ी है और ये छोटे हैं। तो इनकी सगाई हो जाती है 1876 में और इनकी जो शादी होती है इनकी 1883 में। यानी आप कह सकते हो कि 13 से 14 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, तो इनकी शादी कब हो जाती है? 1883 की उम्र में, 83 में इनकी शादी हो जाती है। जो 13 से 14 वर्ष के थे तब इनकी शादी हो जाती है और अभी तक इन्होंने मैट्रिक पास भी नहीं किया था। अभी तक इन्होंने मैट्रिक पास भी नहीं थे और इनकी शादी हो जाती है। 1887 में ये मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। 1800 लिख सकते हो यहाँ पे, हाँ। 1887 में ये मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं और मैट्रिक की परीक्षा राजकोट में पास करते हैं। ये ध्यान रखना, राजकोट क्यों होता है, ध्यान दो। 1885 में इनके पिताजी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यानी जब वो पोरबंदर में रहते थे, जन्म तो पोरबंदर में हुआ, लेकिन 1885 में उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो वो राजकोट चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? राजकोट चले जाते हैं और राजकोट में जाकर अपनी शिक्षा को फिर से प्रारंभ करते हैं और वहां से मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं 1887 में। और वो कॉलेज का नाम पूछा जाता है कि कौन से कॉलेज से वो पास हुए थे। लिख लो, क्या हो गया? और अभी तक वो मैट्रिक की परीक्षा मैट्रिक की परीक्षा देने से पहले ही उनकी सगाई हो गई थी, यानी शादी भी हो गई थी 1883 में। बता दो, इनके 4 पुत्र हैं। 2 पुत्र तो भारत में जन्म लेते हैं और 2 पुत्र अफ्रीका में। यानी देश के बाहर 2 पुत्रों का जन्म होता है और 2 पुत्रों का जन्म देश के अंदर होता है। ठीक है, ये चीज आगे पढ़ेंगे, परिवार के बारे में और जानेंगे। तो इनके कॉलेज का नाम पूछा जाता है। इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज का नाम लिखो, श्यामल दास। लिखो, श्यामल दास श्यामल दास कॉलेज। उन्होंने कॉलेज का नाम पूछता है श्यामल दास। कॉलेज का नाम है श्यामल दास कॉलेज। वहां से इन्होंने अपने कॉलेज की परीक्षा शुरू की। कॉलेज की जो शिक्षा है वो शुरू किया। कहाँ से? श्यामल दास। पूछा जाता है कि वह किस कॉलेज से पढ़े गए थे या पढ़कर पास हुए थे? श्यामल दास। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर? पोरबंदर। उनके पिताजी का नाम मोहनदास, अच्छा मोहनदास था। करमचंद गांधी, केवल मोहनदास महात्मा गांधी का नाम था।
मोहनदास जो था महात्मा गांधी का नाम था, और करमचंद गांधी लगाते थे सरनेम पिताजी के नाम से। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो थे उनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, और करमचंद गांधी के पिताजी का नाम उत्तमचंद गांधी, जो कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट। ये दीवान वहाँ के हुआ करते थे। 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और बहुत ही कम उम्र में, मतलब करमचंद गांधी की 1885 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बहुत ही कम उम्र में उनकी सगाई कस्तूरबा गांधी से कर दी जाती है, और 1883 में ही उनका जो विवाह है वो भी हो जाता है। और 87 में वो मैट्रिक की पास करने के बाद श्यामाल दास कॉलेज में जाते हैं और वहाँ से अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। और 4 सितंबर 1888 में वो ब्रिटेन जाते हैं। देखो, पहले भारत से लंदन, लंदन से फिर अफ्रीका, ये ध्यान रखना एक, ताकि आपको ध्यान रहेगा। भारत से लंदन, लंदन से पढ़ाई करके आएंगे तो अफ्रीका जाएंगे किसी कारण से, वो कारण भी बताएंगे ताकि आपको याद रहेगा कि क्यों, किस लिए गए थे। वो सवाल पूछता है, नहीं जॉब के लिए नहीं गए थे, वकालत करते थे वो, LLB करके आएंगे यहाँ से। देखो ध्यान से, तो 4 सितंबर 1888 को वो ब्रिटेन जाते हैं। क्योंकि सबसे, देखो उस समय ब्रिटेन, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो वहाँ पे पढ़ाई के लिए ब्रिटेन लोग जहाज से जाया करते थे, ब्रिटेन जहाज से जाया करते थे। तो उनकी जब पिता की मृत्यु जाती है तो वो अपनी पढ़ाई के लिए 1888 में कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए, और वहाँ से उन्होंने बैरिस्टर की परीक्षा पास करके वापस आए। कहाँ से? बैरिस्टर यानी वकालत। ठीक है, तो लिख लो 1891 में बैरिस्टर, हाँ, बैरिस्टर की परीक्षा पास कर भारत आ गए। ठीक है, भारत आने से पहले इन्होंने एक और काम किया था। वहां पे एक वेजिटेरियन पत्रिका है। क्या? वेजिटेरियन पत्रिका, शाकाहारी एक जगह वो है। ठीक है, शाकाहारी क्लब थे, वहाँ के एक सदस्य थे, तो उन्होंने एक वेजिटेरियन पत्रिका भी निकाला था 1890 में। इसी जब वहीं रहते थे जब, तो लिख सकते हो यहाँ पर वेजिटेरियन पत्रिका, वेजिटेरियन पत्रिका। वो एक शाकाहारी क्लब के सदस्य थे, शाकाहारी क्लब के वो सदस्य हुआ करते थे। तो वहाँ से उन्होंने एक वेजिटेरियन पत्रिका का संपादन भी किया था, और 1890 में उन्होंने ये किया था, और 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा पास करके वो भारत आ गए थे। और भारत आने के बाद वह राजकोट और बंबई में अपनी वकालत शुरू की, अपनी वकालत शुरू की अपने पिताजी के नाम पर, क्योंकि दीवान थे तो उनके पिताजी, उनके दादाजी को कहीं ना कहीं लोग जानते थे, तो उन्हीं के नाम पर दादाजी और पिताजी के जो जानकारी से जितना भी उनको काम मिलता था वो करते थे। लेकिन वो यहाँ पर असफल होते जा रहे थे, उनको सफलता हाथ नहीं लग रही थी वकालत में। तो एक समय आता है जब वो अफ्रीका के लिए, किसी कोर्ट केस के लिए ही अफ्रीका के लिए वो नियुक्त होते हैं। अब्दुल्ला खां है, दादा अब्दुल्ला, उनकी एक कंपनी थी, वहाँ पर कुछ पैसों को लेकर एक केस चल रहा था। उनके ही मित्र कह लो, पार्टनर कह लो या दोस्त, ठीक है, उन्हीं के खिलाफ केस लड़ने के लिए वो 1 साल के लिए कहाँ जाते हैं? अफ्रीका जाते हैं, और वहाँ जाकर अपने जो राजनीतिक चीज़ें हैं उनको शुरुआत वहीं से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अभी, तो हमने देखा कि उत्तमचंद गांधी जो उनके दादा थे वो वांकानेर,
पोरबंदर और राजकोट के क्या थे? दीवान थे। करमचंद गांधी उनके पिताजी भी सेम जगह पर, सेम पद पर वहां पर दीवान थे और करमचंद गांधी की 1885 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके पिताजी ने 4 शादियां की, जिसमें चौथी पुतली बाई जो महात्मा गांधी के महात्मा गांधी की माँ थी, उनका जन्म, ठीक है, महात्मा गांधी की जो माँ थी कौन था, उनका नाम क्या था? पुतली बाई। और महात्मा गांधी का जन्म होता है पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को। बहुत ही कम उम्र में उनकी कस्तूरबा गांधी से शादी यानी सगाई कर दी जाती है और 1883 में उनकी शादी भी हो जाती है। और साथ ही साथ 1885 में उनके पिताजी की जब मृत्यु हो जाती है तो 87 में वो मैट्रिक की पास करते हैं और 88 में ब्रिटेन चले जाते हैं। ब्रिटेन जाकर वहाँ से बैरिस्टर की परीक्षा पास कर भारत लौटते हैं। उन्हीं बीच में उन्होंने 2-4 काम भी किए थे वहाँ पे, जैसे एक वेजिटेरियन पत्रिका है उनका संपादन किया था। और उसके बाद 1891 में वो भारत वापसी आ जाते हैं। भारत वापसी आने पर वो अपनी वकालत की शुरुआत राजकोट, क्योंकि पोरबंदर वो छोड़ चुके थे और कहाँ बस गए थे वो पिताजी की मृत्यु के बाद? राजकोट। तो राजकोट में और बम्बई में अपनी चीज़ों को वकालत की जो है वो शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके उनके पिताजी के, उनके दादाजी के नाम पर वकालत चलता रहा, लेकिन वो एक असफल होते नजर आ रहे थे। उनकी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। थोड़ा सा हम परिवार के बारे में जान लेते हैं और ताकि हमें उनको समझ में आए कि आगे की कहानी क्या होने वाली है। चलो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो, तो मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की उन्होंने? राजकोट से। मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से पास की? राजकोट से। और उनका जो कस्तूरबा गांधी से शादी हुआ कब हुआ? 83 में। ब्रिटेन कब गए? 88 में। आए वापस कब? 91 में। यहां तक समझ आ गया? परिवार के बारे में लिखते हैं कुछ। चलो, अगर हम बात करें परिवार में, तो परिवार में इनके 2 भाई थे और 1 बहन। लिख लो। दो भाई थे और 1 बहन। 2 भाई और 1 बहन। बहन का नाम था रानिया बेगम। पूछा जाता है, बेन है, सॉरी बेगम नहीं, बेन है, सॉरी, रानिया बेन। और 2 भाई थे लक्ष्मीदास और कृष्णदास, इसलिए उनका नाम था मोहनदास। ठीक है, बड़े भाई थे लक्ष्मीदास और कृष्णदास। मोहनदास, करमचंद और लक्ष्मीदास। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। लिख लो। चारों पुत्र के बारे में पेपर पूछा जाता है। लाल है, 2 को दास है, 2 को लाल है। नहीं, हरिलाल है, मणिलाल है। चलो, और इनके 4 पुत्र हुए, और इनके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र में कौन कौन है देख लो। एक है सबसे बड़े हरिलाल, फिर है मणिलाल। हरिलाल और जो भारत में हुए हैं वो लाल है, भारत के लाल। ठीक है, और जो विदेशों में हुए उनका नाम है रामदास और देवदास। रामदास और देवदास। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। आज भी उनके वंशज विदेश में हैं, महात्मा गांधी के, और वहीं रहते हैं। तो हरिलाल, मणिलाल जो है भारत में जन्मे हैं, और रामदास और देवदास कहाँ? विदेश में थे। हरिलाल, जो हरिलाल है, ध्यान दो, यहां पर क्वेश्चन बनता है सब चीजें। हरिलाल है वो 1911 में महात्मा गांधी से विवाद हो जाता है उनका। गांधी जी से क्या हो जाता है?
गांधी जी से विवाद हो जाता है और वो गृह त्याग कर देते हैं। तो पूछा जाता है कि कौन से बेटे ने गृह त्याग किया था? कौन सा? हरिलाल, और इनके बेटे ने इस्लाम धर्म अपनाया था। और यहां से जाने के बाद इन्होंने क्या करा? इस्लाम धर्म को अपनाया था। 1930 के आसपास अपनाया था। और नाम क्या रखा था पता है? अब्दुल्ला गांधी। क्या नाम रखा था? अब्दुल्ला गांधी। लिख भी सकते हो, अब्दुल्ला गांधी। 1930 में उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया और अब्दुल्ला गांधी के नाम से अपना नाम रख लिया, अब्दुल्ला गांधी। तो हरिलाल के जीवनी के बारे में, उनके बड़े बेटे का नाम हरिलाल था, जो 1911 में गांधी से विवाद करके गृह त्याग कर दिया और 1930 के आसपास उन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया और नाम क्या रखा? अब्दुल्ला गांधी। और मनीलाल, जो मनीलाल है वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहां? और वहीं बस गए। दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहीं बस गए। आज भी उनके वंशज वहां पर है। और वहां पर ये क्या काम करते थे? उनका दूसरा बेटा जो था, एक पत्रिका थी जिनका महात्मा गांधी ने स्टार्टिंग किया था, इंडियन ओपिनियन। क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन का संपादन करते थे। इंडियन ओपिनियन का पत्र था, उसका संपादन किया करते थे। संपादन का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी ने कोई लेख लिखा, तो उस लेख का जो मेन हेडिंग है क्या होना चाहिए, या उसका कहाँ रखना है उस चीज़ को, या उस लेख में क्या हटाना है, क्या लगाना है, वो चीज़ों का संपादन। ठीक है, करेक्ट, जिसको हम बोलते हैं करेक्ट करना, उसको सही करना, सुधार करना। हर एक अखबार का संपादक होता है, संपादन करने वाला होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखा होगा बहुत सारे फिल्मों में कि जो अखबार को चलाता था संपादक, उसी को बोलता है कि तुमने क्यों छापा ये। तो संपादक चाहे तो उसको छाप सकता है, संपादक चाहे तो उसको नहीं छाप सकता। मैं पत्रकार हूँ, मैंने एक पत्र जाकर अखबार में डाल दिया सबको, और उस पत्र में उसको मैंने जब उसको दिया सूचना कि ये मैंने वहाँ से न्यूज़ लाया हूँ, तो संपादक का काम है उसको कि वो उसमें डालेगा कि नहीं डालेगा। तो संपादक जो काम करते हैं वो ये काम करते हैं। तो हरिलाल है, उनका हमने पढ़ लिया, गृह त्याग कर दिए। मनीलाल जो थे दक्षिण अफ्रीका बच गए और वहीं उनके वंशज आज भी। और इंडियन ओपिनियन के संपादक किया करते थे, एक पत्रिका है उनका। रामदास, जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो मुखाग्नि इन्होंने दी थी। पूछा जाता है कि कौन से बेटे ने मुखाग्नि दी थी? मुखाग्नि मृत्यु पर, गांधी जी की मृत्यु पर मुखाग्नि किसने दी थी? रामदास ने। और इनके एक पुत्र थे कानू गांधी। ये पूछा जाता है, सब चीज याद रखना इसलिए बता रहा हूं। उनके पुत्र थे कौन? कानू, रामदास के पुत्र थे कानू गांधी, जो महात्मा गांधी के फोटोग्राफर थे। महात्मा गांधी के फोटोग्राफर थे। महात्मा गांधी का शायद नोट पर जो फोटो आया था, नोट पर शायद वो आया था 1994-95 के समय। उससे पहले महात्मा गांधी का नोट पर फोटो नहीं हुआ करते थे। तो मृत्यु पर मुखाग्नि किसने दी? रामदास ने। और उसके पुत्र, रामदास के पुत्र कानू गांधी जी थे, वो महात्मा गांधी क्या थे? फोटोग्राफर थे। और देवदास जो थे वो भी संपादक थे हिंदुस्तान टाइम्स के, ये भी लिख लो। और जो देवदास थे
वो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। तो हमने देखा कि यहां तक उनके परिवार की चर्चा की कि किस तरीके से, हमने यहां तक देखा कि किस तरीके से उन्होंने, उनके चार बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, और चारों के बारे में हमने कुछ जाना जो एग्जाम के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। काबा गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? काबा गांधी के नाम से करमचंद गांधी जाने जाते हैं। मोहनदास कौन थे? महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास, लेकिन करमचंद गांधी लगाते थे अपने पिताजी के नाम से। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो थे वो महात्मा गांधी का वास्तविक नाम था, और महात्मा का शब्द और नहीं, राष्ट्रपिता का जो शब्द है उनको मिला था। ध्यान दो यहाँ पे। इसके बाद जब अफ्रीका जाते हैं, कहाँ? अफ्रीका, तो कुछ समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। एक मिनट, उसको लिख लो एक बार, जल्दी लिखो इसको। चलो, उसके बाद इनकी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा शुरू होती है। उसके बाद इनकी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा शुरू होती है, और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने कौन कौन से काम किए, या वहां से आने के बाद क्या क्या हुआ है, घटना क्रम से हम पहले जान लेते हैं, क्योंकि वो घटना एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी घटना कब हुई, कैसे हुई। ठीक है, तो लिखो पहले घटनावाद, क्रम से घटना लिखो। पहले लिखो, पहला तो वही है कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा है, तो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा ही पहला हेडिंग है, यहाँ लिख लो। और इस यात्रा में ये 1893 की बात है। एक कंपनी थी दादा अब्दुल्ला की, उसकी केस के लिए वो वहां पर नियुक्ति लेते हैं कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद एक घटना और होती है, मेरिट्सबर्ग घटना, याद रखना, मेरिट्सबर्ग घटना। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन, अफ्रीका में उनका पहला आंदोलन चलता है। दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन। उसके बाद नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। किसकी? नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना। याद हो जाएगा जब इनके बारे में चर्चा करेंगे ना एक बाय एक, तो हर एक चीज क्रम से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब चीजें आप जान जाओगे। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये करते हैं कब? 1894 के आसपास। ये कब करते हैं? लिख सकते हो 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में, नटाल इंडिया कांग्रेस की संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी। और ये कहाँ की संस्था है? ये अफ्रीका में है। ये नटाल एक जगह है जहां पर वो रहते थे, जहां पर वो गए थे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद हो जाएगा जब उनके जीवनी के बारे में और पढ़ेंगे, यात्रा के बारे में, वृत्तांत यात्रा जब उनका पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि नटाल क्या है, मेरिट्सबर्ग क्या है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन क्यों किया उन्होंने। तो ये सारी चीजों की हम चर्चा 1 बाय 1 करेंगे। आगे लिखो, गिरमिटिया मजदूर आंदोलन। गिरमिटिया मजदूर आंदोलन, ये सारे क्रम से याद रखना है आपको। जैसे ही कांग्रेस की स्थापना करते हैं तो गिरमिटिया मजदूर आंदोलन शुरू हो जाता है। उसके बाद लिखो ग्रीन पैम्पलेट, ये भारत वापसी के समय है। ग्रीन पैम्फलेट, ठीक है, जो पर्ची होता है ना, पर्ची, वो ये भारत आने के समय का है। जब वो 1893 में गए तो भारत 2 बार आए, वो भारत 2 बार आए थे। और 1901 में एक कांग्रेस का अधिवेशन अटेंड करते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं, तो 1915 में आते हैं वापस फिर।
तो इसका मतलब पूछा जाता है कि अफ्रीका के अंदर वो कितने वर्षों तक रहे थे, तो लगभग 21 वर्ष। कितने वर्ष? ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, पेपर में आता है, तो आगे पढ़ेंगे उन चीज़ों को। ग्रीन पैम्पलेट जो है उनका, ठीक है, वो भारत आगमन के समय है, तो 1896 के आसपास है ये, 96-97। ठीक है, उसके बाद ग्रीन पैम्पलेट के बाद जब पर्ची छापते हैं उसके बाद आता है बोर युद्ध। जब यहां से वापस जाते हैं इंग्लैंड तो वहां पर चलता है बोर युद्ध। बोर युद्ध होता है 99 से 1902 तक, 1899 से 1902 तक बोर युद्ध होता है। बोर युद्ध के बाद उनका एक आश्रम बन जाता है, फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम को सन 2000 में वापस खोला गया। ठीक है, फिनिक्स आश्रम को सन 2000 में वापस खोला गया, ये ध्यान रखना है। तो फिनिक्स आश्रम उनके द्वारा बनाया गया पहला आश्रम है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो क्या लगाते हैं, साबरमती आश्रम। सबसे पहला ऑप्शन रहेगा साबरमती आश्रम, क्योंकि साबरमती आश्रम सबको पता है लेकिन फिनिक्स आश्रम नहीं पता। तो महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया विदेश में पहला आश्रम कौन सा है, फिनिक्स। और भारत में कौन सा है, साबरमती। जब वापस आते हैं भारत में तो साबरमती आश्रम की नींव रखते हैं। ठीक है, चलो, तो फिनिक्स आश्रम किसके द्वारा बनाया गया था, 1904 में। जब दोबारा वापस जाते हैं 1901 में, तो 1904 में वहां जाकर युद्ध के बाद वो फिनिक्स जगह है, पता चल जाएगा आपको, जब युद्ध पढ़ेंगे ना तो वहां पता चल जाएगा। तो यहां पर 1904 में क्या करते हैं, वो फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। उसके बाद वो इंडियन ओपिनियन, कौन सा बेटा इंडियन ओपिनियन का संपादक करता था, मनीलाल। कौन, मनीलाल। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका, फिर आएगा इंडियन ओपिनियन पत्रिका। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के बाद आएगा प्रथम सत्याग्रह। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहां था, विदेश में, विदेश में था, याद रखना, और भारत में अलग था। प्रथम सत्याग्रह, ध्यान रखना, ये सब सवाल जो है अफ्रीका में और भारत में, ये दोनों याद रखने हैं। अगर भारत में लिखा हो तो आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, और बात कर, देखो उन्होंने उस समय 3 सत्याग्रह लड़े, खेड़ा, अहमदाबाद और चंपारण। बता दूं, खेड़ा और चंपारण में तो किसानों के लिए लड़े थे, सत्याग्रह किया था, और अहमदाबाद में मजदूरों के लिए, अहमदाबाद में मजदूरों के बोनस के लिए वो सत्याग्रह किए थे। तो पहले चंपारण, ठीक है, खेड़ा और अहमदाबाद, ये 3 उनके आते समय, आते ही तीनों के तीनों, जिसमें से 2 गुजरात के थे। कौन कौन से, खेड़ा और अहमदाबाद। तो अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह उनका भारत में आने के बाद गुजरात के अंदर, अगर देखो गुजरात के अंदर सत्याग्रह पूछता है तो खेड़ा और अहमदाबाद है, तब चंपारण। तो इसीलिए ना ऑप्शन को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हमने जो पढ़ा होता है वो सिंपल पढ़ा होता है सत्याग्रह, और चंपारण लगा देते हैं, चंपारण जल्दी जल्दी में, खुशी खुशी में, ये हमें तो आता है, लेकिन वहां से आप गलत हो सकते हो। अगर प्रथम सत्याग्रह पूछता है तो अफ्रीका में होता है, ये भी ध्यान रखना है। भारत के अंदर चंपारण और गुजरात के अंदर खेड़ा और अहमदाबाद। पूछा जाता है मजदूरों के खिलाफ जो आंदोलन, प्रथम सत्याग्रह था, वो क्या था, कहाँ था, चंपारण, बारदोली, अहमदाबाद, और ये आपका दूसरा क्या था, खेड़ा। 4 ऑप्शन दे दिए, तो क्या होगा, मजदूरों के खिलाफ अहमदाबाद में, मजदूरों के खिलाफ अहमदाबाद में, किसानों के खिलाफ चंपारण और खेड़ा में। ठीक है, अगर किसानों के कर के लिए जो लड़ाई लड़ी थी वो किसके लिए थी, वो खेड़ा में था। उसमें उपज नहीं हुई थी और टैक्स सरकार माफ नहीं कर रही थी, तो उन्होंने आंदोलन किया था। चंपारण में 3 कठिया, यानी 3 कट्ठा वाला, जो हमारा बिहार में चलता है 3 कट्ठा, तो 20 में से 3 कट्ठे में नील खेती करनी ही करनी होती थी उनको।
ठीक है, और ये विदेशों में इसकी बहुत बड़ी मांग थी, तो इसलिए वहां पर तिनकठिया पद्धति लगाया जाता था। चंपारण आंदोलन संबंधित है तिनकठिया, ठीक है। तो ये सब चीजें चर्चा करेंगे। तो प्रथम सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया 1907 में। कब? 1907 में वो प्रथम सत्याग्रह शुरू करते हैं। उसके बाद हिंद स्वराज पुस्तक की, हिंद, ये सब याद रखना, हिंद स्वराज पुस्तक, हिंद स्वराज पुस्तक 1909 से 10 तक ये लिख लेते हैं। 1909 से लेकर 10 तक ये पुस्तिका जो है वो, पुस्तक जो है वो लिख लेते हैं। उसके बाद आता है उनका टॉलस्टॉय फार्म। क्या? टॉलस्टॉय फार्म, ये दक्षिण अफ्रीका में है। टॉलस्टॉय कौन थे? एक दार्शनिक थे। कौन थे? दार्शनिक थे, ठीक है। महात्मा गांधी और महात्मा गांधी जो थे वो राज्य के नीति के विरोध में थे, ठीक है। वो राज्य का विधि के, राज्य के जो राज्य होते हैं ना, राज्य, उनके विरोध में थे वो। तो वो एक दार्शनिक थे। अभी उनके बारे में जो और पढ़ेंगे, मार्क्स, ठीक है। उसके बाद टॉलस्टॉय फॉर्म के बाद उनकी भारत वापसी होती है। कब? भारत वापसी होता है 9 जनवरी 1915 को, और उसी दिन मनाया जाता है प्रवासी दिवस। तो महात्मा गांधी आते हैं, उनका भारत वापसी आते हैं 1915 में। उसके बाद वो कभी विदेश नहीं जाते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। वैसे तो जाते आते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो काम करने या किसी चीज़ के लिए बसने जाते हैं वहाँ नहीं। जब 1901 में गए थे तो वो सोचे थे कि वहीं बस जाना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी घटना घटी जो यहाँ पर आते हैं 1915 में, और वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और राजनीतिक गुरु मानते हैं उनको। तो उसके पीछे भी एक कारण है, वो कारण मैं आपको जब पढ़ेंगे तो उसको बताऊंगा, ठीक है, क्या कारण थे वहाँ पे। भारत वापसी कब करते हैं? और उसके बाद वो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं वो, ठीक है। तो साबरमती आश्रम की स्थापना करते, उसके बाद जो जितने भी सत्याग्रह हैं, आंदोलन है, वो सब चीजें स्टार्ट हो जाता है। यानी ये महात्मा गांधी के जीवन में जो अपने चरम सीमा पर पहुंचे राजनीतिक चीजों में, वो यहां से पहुंचे अफ्रीका से। अफ्रीका में इतना आंदोलन किया उन्होंने कि भारत में भी लोग उनको जानने लगे। तो यहां पर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा 1893 में शुरू होती है, और 1915 जब तक नहीं आते हैं तब तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, और वहां पे आंदोलन, वहीं पर स्थापना, वहीं पर आश्रम की स्थापना करते हैं। तो यहां तक हमने देखा कि महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में 1 by 1 हम फिर पढ़ेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।